Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 49 term, and in this lecture, I have explaining you some more topics of chapter 1, financial statement of the company. From my previous lecture, I have started part B, analysis of financial statements, and from this lecture, I am going to explain you some more topics of chapter 1, financial statement of companies. The topics which I am covering in this lecture are explanatory notes of balance sheet and some numericals related to that. Explanatory note of balance sheet, it is that notes in which you will come to know about the parts of balance sheet, what is coming on the asset side and what is on the liability side. That explanation you will get from this lecture. Now see, number one, your capital. I have explained you capital in my last lecture. Capital is also divided as called up capital and paid up capital. Called up capital refers to that part of face value of a cap share called by the directors from the shareholders. कॉल्ड अप कैपिटल बेटा वो कैपिटल होती है जिसको कॉल कर रहा है कंपनी फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ per share is 10 rupees, but the company is calling shares at rupees 8. So that rupees 8 is per share is called up capital. Then paid up capital. Paid up capital refers to that portion of capital which has been actually received from the shareholders. पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है जिसको एक्चुअली हम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. व्हाट इज़ कॉल्ड बाय द कंपनी, और उसमें से कितना पेमेंट कर रहा है शेयर होल्डर्स, वो जो अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर होता है दैट इज़ नोन एज पेड अप कैपिटल. ठीक है. देन नंबर बी इज़ रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस एक कैपिटल आपकी शेयर कैपिटल थी. शेयर कैपिटल में आपके ऑथराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल ये आ गए थे. नाउ नंबर 2 इज़ रिजर्व एंड सरप्लस ऑन द लाइबिलिटी साइड. second is reserve and surplus. Reserve and surplus shall be classified as number 1 capital reserve, number 1 capital reserve, number 2 capital redemption reserve, number 3 security premium reserve, number 4 debenture redemption reserve and other reserve. ये रिजर्व्स आपने पढ़े हैं, पार्टनरशिप में पढ़े हुए हैं. रिजर्व द अमाउंट विच इज़ सेट असाइड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग सम अनसर्टेनिटीज़, इट इज़ द पार्ट ऑफ रिजर्व. तो रिजर्व आपके कई पार्ट्स में डिवाइडेड है. कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड अदर रिजर्व. इसमें रिजर्व आपका डिवाइडेड है. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. अ शेयर वारंट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी, बाय अ पब्लिक कंपनी. एक बात ध्यान रखिए बेटा, शेयर्स हमेशा पब्लिक कंपनी इशू करती है. कोई भी प्राइवेट अगर लिमिटेड कंपनी तब वो शेयर्स इशू कर रही है, अदरवाइज उनके पास राइट नहीं है शेयर्स को इशू करने का. तो शेयर वारंट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी which gives the holder the right to acquire certain number of equity shares specified therein at a later date. शेयर वारंट वो स्पेसिफाइड शेयर्स होते हैं जो आप शेयर होल्डर्स को राइट देते हैं कि कुछ इक्विटी शेयर्स ओनर शेयर्स होते हैं. तो जब इक्विटी शेयर्स में कुछ शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेस करते हैं, आपकी कंपनी उनको राइट देती है अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेस करने के लिए, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ that is the part of money received against share warrant. ठीक है. Amount received against share warrant is included in shareholders fund as they will be converted into equity share on a specific date at a predetermined price. और ये आपके शेयर वारंट अमाउंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये आपकी स्पेसिफिक डेट में कन्वर्ट हो जाता है इन अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस. नंबर 3 इज़ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. अब आपका जो थर्ड आइटम आता है दैट इज़ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ इज़ अ लाइबिलिटी विच इज़ नॉट क्लासिफाइड एज करेंट लाइबिलिटी. नॉन करेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो करेंट लाइबिलिटी में क्लासिफाइड नहीं होती है. इट मीन्स ऑल दोज लाइबिलिटीज़ विच इज़ देयर इन द बिजनेस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. वो सारी लाइबिलिटीज़ जो बिजनेस में फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो हैं विच कैन नॉट बी विच इज़ नॉट अ करेंट लाइबिलिटी. जो करेंट लाइबिलिटी नहीं है बिजनेस में, दे आर द नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. वो हमारे लिए क्या है बेटा, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है विच आर नॉट करेंट लाइबिलिटीज़ ऑफ द. ठीक है. तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो विच इज़ नॉट क्लासीफाइड एज करेंट लाइबिलिटीज़ कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोज. ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. सबसे पहला जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं. इट रेफर्स टू लोन्स टेकन बाय द कंपनी. बोरोइंग शैल बी क्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स व्हेन दे आर पेबल बाय अ कंपनी आफ्टर 12 मंथ्स. बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कब कहलाती हैं, जब आपकी 12 मंथ्स के बाद उसका पेमेंट करा जाता है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम द डेट ऑफ लोन. अगर उसका पेमेंट विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम हो जाता है, इट इज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग. और उसका पेमेंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ टाइम हो रहा है, इट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग.
for example bonds and debentures. Number 2, long term loans from bank and from other parties. And number 3, public deposits. These all are non current liabilities. Now see B, deferred tax liability. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट बी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट आपकी बुक्स में नहीं है, इसको आप नोट्स टू अकाउंट में नोट मेंशन कर देते हैं कि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नीचे एक नोट डाल करके मेंशन कर देते हैं इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन द बैलेंस शीट, और इसको एवल्यूशन नहीं करती, बैलेंस शीट में शोन होती है बट आपके एवल्यूशन के टाइम पे आप नीचे लिख देते हैं इट इज़ नॉट ट्रीटेड. देन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, आपने भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पढ़ा. देन बी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. एंड सी इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवैल्यूएटेड. और कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और भी हैं जिनका आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है बुक्स में. देन नाउ सी डी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. Long term provisions for which the related claims are expected to be settled beyond 12 months after the balance sheet date are classified as long term provisions. Long term provisions वो provisions हैं जिसका settlement after 12 months होता है business में, that is the long term provisions. For example, provision for employment benefit, provision for warranty claims etc. These are the long term provisions. Then E, current liabilities. अब आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म अदर लाइबिलिटीज़ आ गई. ये जो सी वाला पॉइंट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, इसको भी हम शो नहीं करते इन द बुक्स. देन ही करंट लाइबिलिटीज़, अ लाइबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटीज़ व्हेन इट सेटिस्फाई ओनली ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. कोई भी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी तब होती है जब ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को पूरा करती है. नंबर 1, व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. जब इसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल यानी विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम हम सेटल कर देते हैं तो इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी. इट इज़ हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड. इसको हम ट्रेड के लिए ही यूज़ करते हैं. इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट. और जैसे ही इसकी रिपोर्टिंग डेट आती है व्हेन एवर यू कम टू नो तो विद इन 12 मंथ्स इसका पेमेंट कर दिया जाता है. इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी. नाउ सी बेटा ऑपरेटिंग साइकिल, मैंने एक वर्ड यूज़ करा था ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल. तो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग साइकिल? As per Schedule 13, an operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and then their realization in cash or cash equivalent. वो टाइम पीरियड जिसमें आपकी एक एसेट्स को हम एक्वायर करते हैं उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं बाय प्रोसेसिंग, इट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल. फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑपरेटिंग साइकिल विल बी द टाइम टेकन टू परचेज रॉ मटीरियल. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ऑपरेटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्टेड बाय इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, देन इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस, देन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया. देन फिनिश गुड्स सोल्ड एंड कन्वर्टेड टू ट्रेड रिसेबल, देन फिनिश गुड्स को आपने मार्केट में सोल्ड कर दिया और फिर उसको ट्रेड रिसेबल में कन्वर्ट करा. एंड फाइनली इट इज़ रिलीजिंग कैश, और फिर कैश से आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो गए. इट मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल इज़ वन प्रोसेसिंग पीरियड जिसमें आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कराते हैं फिनिश गुड्स में और फिर उसको मार्केट में सेल करके कैश जनरेट कर देते हैं. तो इट इज़ वन ऑपरेटिंग पीरियड, इट इज़ अ ऑपरेटिंग साइकिल. नाउ सी बेटा कुछ और आपके वो हैं शॉर्ट वो करेंट लाइबिलिटीज़ हैं. करेंट लाइबिलिटीज़ का सबसे फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स. वो बोरिंग्स जो 12 मंथ्स के लिए ड्यू हो जाती हैं पेमेंट के लिए, इट इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. फॉर एग्जांपल, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, ओवरड्राफ्ट बैंक लोन जिसे हम बोलते हैं, या बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज़ यानी वो आपके जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन दिया जाता है दैट लोन, डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेज, इट इज़ द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग. Then B is trade payable. Our payable shall be classified as trade payable if it is in respect of amount due on amount of goods purchased. Whenever we are purchasing goods और payment due हो जाता है तो उसके लिए हम क्या इशू कर देते हैं? बिल्स इशू करते हैं, that is bills payable and it is the part of trade payable. ये sundry creditors और bills payable दोनों में divided होते हैं और within 1 year of time इनका payment हो जाता है. Then C, other current liabilities. The amount shall be classified as current maturity of long term debt. जब आप current maturity कर रहे हैं, कोई long term debt है और इस ईयर आपका आकर मैच्योर हो रहा है तो उस ईयर के लिए वो long term short term liability हो जाती है. Then interest accrued but not due on borrowings. interest accrued है, interest accrued and due on borrowings, ये सब आपके short other current liabilities का part है. income received in advance जिसे हम prepaid income बोलते हैं. unpaid dividend, any excess application money, that is the part of other current liabilities. नाउ सी, नाउ ये तो आपका लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन थी. नाउ सी व्हाट आर एसेट्स. एसेट साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1, नॉन करेंट एसेट्स. दीज एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स. नंबर 1, फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस में होती हैं. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन विच हैज़ अ फिजिकल अपीयरेंस, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स.
व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम फील कर सकते हैं, इट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका गुडविल। देन नंबर 3 इज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फर्स्ट आपका क्या था, इंटेंजिबल एसेट, देन नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट, नंबर 3 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब आपका कोई भी आइटम, इट रेफर्स टू फिक्स्ड टेंजिबल एसेट विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन। कोई भी आइटम अगर बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, अगर कंस्ट्रक्शन में होता है तो इट इज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और उसका ट्रीटमेंट इवेल्यूएट नहीं होता है। देन नंबर 4 इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर डेवलपमेंट में है, मतलब उसका भी ट्रीटमेंट आपकी बुक्स में शो नहीं होता है, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, तो इट इज़ ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर ऑफ टाइम। जो वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में मोर देन 1 ईयर ऑफ टाइम है, इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो है जो कंपनी में शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अदर इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारे अदर इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी में रहते हैं। नाउ दी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, these are loans and advances which are expected to be released within 12 months. Then आपका जो ई पॉइंट आता है दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये वो लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो कि आपके 12 मंथ्स में रिलीज़ हो जाते हैं, कैश में जनरेट हो जाते हैं, और ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस में कैश जनरेट कर देते हैं। देन एफ इज़ अदर करेंट एसेट्स। दिस इज़ एन ऑल इंक्लूसिव हेडिंग्स विच जो बाकी सारी, जैसे एमोटाइज एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिशिएशन हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ये सब अदर करेंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आपके कुछ ऐसे हैं टर्म्स जो अब इवेल्यूएट नहीं है बिजनेस में, नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। देखिए मैंने पेंसिल से नोट भी करा हुआ है, इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। नंबर 1 कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़, वो लाइबिलिटीज़ विच हैव बीन अराइजन बट मे अराइज अपॉन हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट। वो लाइबिलिटी जो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन वो आपका हो सकती है बिजनेस में किसी सर्टेन इवेंट्स के साथ, तो इट इज़ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, और उसका ट्रीटमेंट बुक्स में शो नहीं करते हैं। सेम कमिटमेंट्स आ जाते हैं। कमिटमेंट इज़ डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो हम एग्रीमेंट करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले लिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, या आपके किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो वो सब किस में आ जाते हैं, कमिटमेंट्स में आ जाते हैं। देन सी द नेक्स्ट करेंट आ गई आपकी नेक्स्ट करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स आर क्लासिफाइड। करेंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं इन कैश ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ टाइम। ऑल दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ टाइम, दैट इज़ करेंट एसेट। कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, दीज आर द पार्ट ऑफ करेंट एसेट्स। फॉर उसमें जो आपका सबसे पहला आता है करेंट इन्वेस्टमेंट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट जो विद इन 12 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ परचेज जो है कैश रिलीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ये सब क्या है आपके करेंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्रीज वो जो जिसके थ्रू हम गुड्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड पार्ट्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये सब इन्वेंट्रीज है विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। देन ट्रेड रिसेबल पेमेंट which has to be given by the company to their debtors। वो ट्रेड फ्रॉम which has to be received by the company from their debtors। ठीक है। ट्रेड रिसेबल वो पेमेंट है जो कंपनी रिसीव करेगी फ्रॉम डेटर्स विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम, वो ट्रेड रिसेबल आता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेटर्स एंड बिल्स रिसेबल। देन सी करंट एसेट्स। मैंने अभी आपको करंट एसेट्स बताया भी था। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपकी कन्वर्ट रिलीज़ हो जाती हैं और इंटेंडेड हो जाती है फॉर सेल और कंजप्शन के लिए, जो हम यूज़ करते हैं वो करंट एसेट्स होती हैं। कोई भी एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर बिजनेस फॉर सेल और कंजप्शन, इट इज़ नोन एज करंट एसेट, जो विद इन एक्सपेक्टेड टू रिलीज इन कैश विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम, दीज आर करंट एसेट्स। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने अभी आपको बताया था, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस इज अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। इफ़ द ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल है जो विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम जो है कन्वर्ट हो जाता है कैश में। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ टाइम, इट इज़ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। और ऑपरेटिंग साइकिल जो है, देन आपके जो नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाते हैं। ठीक है। ये सारी हेडिंग्स आपके एसेट साइड की हेडिंग्स हैं। उसमें एसेट साइड की हेडिंग में सबसे पहली हेडिंग आपकी ये करंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, ये सब तो करंट एसेट्स का पार्ट है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गए थे। देन कमिटमेंट्स आ गया था, करंट कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ कमिटमेंट्स आ गए थे। देन करंट एसेट्स आ गई थी बिजनेस में। एंड देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये वो लोन्स एंड एडवांसेस है जो कंपनी में फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए यूज़ होते हैं, दैट इज़ इनकम्स। ये इनकम्स होती हैं इसलिए ये शोन होती हैं इन द बिजनेस। देन अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये भी इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिजनेस में नहीं किया जाता है। इज़ इट क्लियर बेटा? ये सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट था और इसको हम बुक्स में शो करेंगे
और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आती हैं उसकी एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं फ्रॉम माय नेक्स्ट लेक्चर। आई विल स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स इसलिए एक्सप्लेन नहीं करे हैं बेटा कि बिकॉज आपका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता, आप समझ नहीं पाते। आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आई हैव एक्सप्लेन। नाउ फ्रॉम द माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। नोट डाउन ऑल द वर्क इन योर फेयर कॉपी। फेयर कॉपी में नोट करिए। एक सेपरेट अकाउंट पार्ट बी की कॉपी बनाइए जिसमें चैप्टर नंबर 1 डाल के नोट्स को कंप्लीट करिए। मेकिंग ऑफ कॉपी इज़ कंपल्सरी। वर्क कंप्लीट करते रहिए बेटा। हैव अ नाइस डे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बुक्स के ही टॉपिक्स हैं, बुक्स में भी पढ़िए। आपके टाइम निकल रहा है, प्लीज़ स्टार्ट स्टडीइंग। थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस डे।